गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर सेकेंड, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू सी। जो हमारी सी है वो क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप्ड हुई थी AT&T's बेल लैब। ये आपके वाइवा में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये लैब आपकी कहाँ पे स्टेटेड थी? USA में। और कब ये हुई थी डेवलप्ड? 1972 में। और इसको डेवलप किया किसने था? डेनिस रिचे ने। अब आप नेक्स्ट क्या कहेंगे? सी कैसी है? एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। हमने कल पढ़ा था एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक थी मशीन लैंग्वेज। तो उसके बीच की जो लैंग्वेज होती है मशीन वाली, मतलब कि जिसमें 0 और 1 होता है, सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश यूज होती है। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है ये कैसी है? मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ये मिडिल लेवल लैंग्वेज हो गई है। इसका मतलब अगर यहाँ पे मशीन लैंग्वेज है और यहाँ पे है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसके जो बीच में ब्रिज क्रिएट करता है, जो पुल बन रहा है, वो किससे बनता है? सी लैंग्वेज से। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें मशीन लैंग्वेज भी यूज हो जाती है थोड़ी सी, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज भी होती है, इसमें दोनों का पार्ट आ जाता है। तो ये हमारे लिए ईजी हो जाती है। एक तो पूरी कंप्यूटर वाली नहीं रहती है कि जिसमें हमें 0 1 0 1 याद रखना पड़े, ना ही से पूरी इंग्लिश है कि जिसे हमें पूरा याद रखने में कोडिंग में दिक्कत आए। इसमें दोनों यूज हो जाती है। नेक्स्ट इसने क्या बताया है? इम्पोर्टेंस ऑफ सी। ये इम्पोर्टेंस ऑफ सी का मतलब हमें सी यूज करने से क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सी। सबसे पहले पॉइंट में इसने क्या बताना चाहा है हमें कि ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देती है थोड़े से वर्ड्स में। ये क्या करती है? हमें थोड़े से वर्ड्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देती है। सेकंड में क्या बता रहा है? बिल्ट इन फंक्शन, मतलब पहले से फंक्शन बने हुए हैं। अगर मैं सपोज कर ले मुझे किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, मुझे निकालना है किसी का स्क्वायर रूट, तो मुझे पूरा उसकी कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, कि उस नंबर का जैसे हम डिवाइड करके ऐसे निकालते थे, फिर मल्टीप्लाई करते थे, ये नंबर आता रहा, ये उसका SQRT स्क्वायर रूट होता रहा। लेकिन आप क्या करेंगे कंप्यूटर में? डायरेक्टली आप SQRT जैसे लिखा आपने सी में और आप कोई नंबर लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, तो आपके लिए सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? मोर रिलायबल है, मतलब भरोसेमंद है, सिंपल है और ईजी टू यूज़ है। इसमें 32 कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स अभी आगे आएंगे, वो आप देखेंगे आपको कैसे कैसे कीवर्ड्स बता रहा है ये। एक फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज है, मतलब इसका एक पहले से फॉर्मेट नहीं बना है। फॉर्मेट इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि आपको ये इसके बाद ही यूज़ करना है या फिर ऐसा ही होगा। आप फिर भी थोड़े फ्री रहेंगे कि आपका अगर मन कर रहा है, अगर जैसे मैंने 2 नंबर का सम था A और B का, तो मैं पहले चाहूँ तो A का इनपुट करवा लूँ, पहले चाहूँ तो B का करा लूँ, वो मेरी मर्जी है दोनों में से मैं क्या कराती हूँ। उसके बाद क्या था? ये पोर्टेबल है कि अगर आपका एक कंप्यूटर में सी है, आप जैसे सपोज कर ले एक फ्रेंड के कंप्यूटर में सी था, आप पेन ड्राइव लेके गए, आपने फाइल्स ट्रांसफर की सी वाली और आपने अपने कंप्यूटर में आके सी डाल दिया है, तो वो चल जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, उसमें आपको फिर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं चलाने के लिए। लेकिन सी अगर आपके एक कंप्यूटर में है तो आप पेन ड्राइव, CD, फ्लॉपी डिस्क के थ्रू उसको दूसरे कंप्यूटर में भी डाल सकते हैं। अगर आपके एक उसमें कंप्यूटर में सी का प्रोग्राम है, कुछ आपने लिखा था, तो आप अपने फ्रेंड के पास भी उसको पेन ड्राइव के थ्रू शेयर कर सकते हैं, या फिर फ्लॉपी डिस्क किसी भी आप सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू। नेक्स्ट अब इसने क्या बताया? जो सी का कंपाइलर, कंपाइलर कौन होता है? जो पूरे के पूरे हमारे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर को समझ में तो सिर्फ 0 1 आता है। हमने भले इंग्लिश में यहाँ पे A लिख दिया है, प्रोग्रामर लिख दिया, लेकिन ये इन सबको भी वो क्या करेगा? 0 1 0 1 में चेंज करेगा। कंपाइलर क्या करता है? एक ही बार में पूरे हमारे प्रोग्राम को चेंज कर देता है इन मशीन लैंग्वेज। और ये जो सी के कंपाइलर्स होते हैं, जो सी लैंग्वेज है इसका कंपाइलर होगा। जो ये कंपाइलर है ये क्या होता है? अवेलेबल है हर साइज के कंप्यूटर के लिए। किसी का कंप्यूटर का साइज छोटा है, किसी का बड़ा है। साइज इन द मीन्स ऐसे नहीं कि आपको देखने में कैसा लग रहा है, उसकी जो मेमोरी है मैं उसकी बात कर रही है, उसकी जो हार्ड डिस्क है वो कितने आपकी GB TB वाली है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सी के करेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे सी के करेक्टर्स ये वाले आ गए नीचे। अल्फ़ाबेट कौन कौन से यूज़ होते हैं सी में? कैपिटल ABCD Z तक, ऐसे स्मॉल ABCD Z तक, डिजिट्स 0 1 2 3 अप टू 9 तक। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने सी में कहीं पे कैपिटल A लिखा है और कहीं पे स्मॉल A लिखा है तो दोनों अलग अलग हैं। ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने कहीं पे कैपिटल A यूज़ किया है तो इसका मतलब वो स्मॉल A से अलग है। नेक्स्ट आता है आपके पास स्पेशल करेक्टर की। आप सी में कौन कौन से करेक्टर यूज़ करते हैं? जैसे कॉमा हो गया, फिर आपने ये वाला साइन लगा लिया है, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट कह देते हैं इसको, या फिर ग्रेटर देन साइन भी आ जाएगा, सेमी कॉलन हो गया है, स्लैश, बैक स्लैश, ऐसे इन सब को हम करेक्टर बोलते हैं।
नेक्स्ट आता है वाइट स्पेस करेक्टर। वाइट स्पेस करेक्टर का मतलब क्या है, जब आप फ़ोन में कुछ लिखते हैं तो आप नीचे उस स्पेस वाला दबाते हैं बटन तो गैप आता है ना, जैसे मैंने ये लिखा हॉरिजॉन्टल, फिर स्पेस दबाया, फिर टैब लिखा, तो बीच में एक वाइट क्या है, गैप आ गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, वाइट स्पेस करेक्टर कह देते हैं। फर्स्ट आता है ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस का मतलब जो हम अपने कीबोर्ड में स्पेस दबाते हैं, प्रेस करते हैं, जिससे गैप आता है, उसको बोल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल टैब का मतलब क्या रहेगा, आपका 7 का गैप आएगा हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे। अगर आपने यहाँ इज लिखा है और आगे द था, तो अगर आपने इज के बाद हॉरिजॉन्टल टैब लगा दिया तो इसका मतलब यहाँ पे 7 का गैप आ जाएगा और उसके बाद द आएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट न्यू लाइन। न्यू लाइन का मतलब अगर आप इस लाइन में लिख रहे थे और आपने न्यू लाइन यूज़ किया है करेक्टर, तो वो आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे। अब आगे जो भी इसके बाद में लिखा आएगा वो नेक्स्ट में आएगा। वर्टिकल टैब का मतलब सेम हो जाएगा, वर्टिकली ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। फिर आपका आ जाएगा कैरी एज रिटर्न। इसका मतलब क्या होता है, हमारा रिटर्न टू द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन। अगर सपोज करें मैं इस लाइन पे थी, ये वाली लाइन है, और मैं यहाँ पे हूँ और मैंने यहाँ पे सेट के बाद लगा दिया कैरी एज रिटर्न, तो इसका मतलब अब यहाँ से लिखना शुरू होगा, इस लाइन की स्टार्टिंग में। मैं सेकेंड लाइन पे थी, यहाँ पे लिख रही थी, मैंने यहाँ पे कैरी एज रिटर्न लगा दिया, तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँगी अब इसके बाद। ऐसे फिर आएगा फॉर्म फीड। फॉर्म फीड का मतलब क्या होता है, द नेक्स्ट पेज और पेज सेपरेटर। फॉर्म फीड लगाते ही आपका वो पेज वहीं पे खत्म हो जाएगा, वहीं पे आप लिखना बंद कर दोगे, अपने आप कंप्यूटर नेक्स्ट पेज पे लिखना शुरू कर देगा। इसके बाद आता है ट्राईग्राफ कैरेक्टर। ट्राईग्राफ का मतलब क्या है, ट्राई का मतलब तीन, तीन को यूज़ करके अगर हम कोई कैरेक्टर बना रहे हैं। पहले क्या होता था, बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड्स आते थे कंप्यूटर के जिनमें सारे हमारे सिंबल्स हमें नहीं मिलते थे। सपोज कर ले मेरे को कैरेट साइन नहीं मिल रहा है मेरे कीबोर्ड पे, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये तीन ऐसे सिंबल एक साथ लगा दूंगी, 2 क्वेश्चन मार्क, 1 स्लैश, तो इसमें क्या मतलब क्या बन जाएगा, जुड़ के ये कैरेट साइन बन जाएगा इन दोनों का ये। तो ये कब यूज़ होते थे, हमारे पास जैसे कोई कीवर्ड है, आप सपोज कर ले पहले हमारे जो फ़ोन आते थे नोकिया के, उनमें एक ही बटन में ABC ऐसे 3 लिखे होते थे ना। लेकिन अब जो हमारे एंड्रॉयड या ये स्मार्टफोन आ रहे हैं, इनमें सारे हमारे वर्ड्स अलग अलग लिखे हैं, A अलग लिखा हुआ है, B अलग है, C अलग है, D अलग है। तो कुछ इमोजीज ऐसे थे, जैसे हंसने वाला सिंबल है तो हमें ऐसे करके लगाना पड़ता था। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम बता रहे हैं जो कंप्यूटर्स कुछ ऐसे थे जिनमें ये वाले साइन नहीं थे, तो हम इन 3 का सेट सब में होता रहा। ये वाले तो हर किसी कंप्यूटर के कीबोर्ड में होते थे सिंबल्स, हम इनका यूज़ करके ये बना लेते रहे। हमने इन 3 को किया तो ये बन जाएगा, इन 3 का यूज़ करते थे ये बन जाता रहा। तो ये यूज़ कब होते थे, ट्राईग्राफ्स। ट्राईग्राफ यूज़ होते थे जब हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे सिंबल्स नहीं है, हमारे पास सारे कीबोर्ड पे कीज़ नहीं थी, तो हम इन 3 सिंबल के सेट होते थे, इनका यूज़ करके हम ये वाले बना लेते थे। अब यहाँ पे लिखा है ANSI, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लेना, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने बनाए थे ये। नेक्स्ट आता है आपका C टोकन्स। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पेपर में देखा गया है, तो ये आप इंपॉर्टेंट टिक कर लें। C टोकन्स का मतलब क्या है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ C प्रोग्राम आर नोन एज C टोकन। जब हम C का एक प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम तो बहुत बड़ा होता है, प्रोग्राम मतलब आपका ऐसा लगा ले छोटे से छोटा 4 लाइन का भी हो जाएगा, बड़े से बड़ा आप कितने पेजेस का लिख ले। तो जो C प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके अंदर जो सिर्फ एक छोटी सी, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें सिर्फ एक द की बात करूँ तो ये क्या है, एक C का टोकन है। ऐसे अगर ये 3 लाइनें C का ग्राफ है तो जो ये वाला है ये क्या है, C टोकन है। तो इसने कहा है C प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ टोकन पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब जो मैं आपको बताऊंगी कि भाई ये ऐसे लिखना होता है। मतलब अगर आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले ये लिखते हैं ना, द प्रिंसिपल, तो वो एक सिंटेक्स है, वो आपको पहले से बताया गया कि ये तो लिखना ही है। तो इसने यही बताया कि एक सिंटेक्स पहले से बताए गए होंगे, उनमें आपको इनको फिट करना है। C टोकन का मतलब क्या है, मैं दोबारा बता देती हूँ। अगर आपके सपोज कर ले ये C का प्रोग्राम है, ये वाला इतनी लाइंस, ये पूरा क्या है, C का प्रोग्राम है, तो इसके अंदर जो ये अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं ये सारे क्या हैं, C के टोकन्स हैं। ये भी C का टोकन है, ये वाला बिटवीन भी C का टोकन बन जाएगा, लैंग्वेज भी, मतलब हर वर्ड जो अलग अलग यूज़ हो रहा है वो क्या है, सब C के टोकन्स हैं। तो पूरा जो C के टोकन को मिला के लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, C का प्रोग्राम बन जाएगा। अब C के टोकन होते कौन कौन से हैं, कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर, देन हमारे आ जाएंगे कॉन्स्टेंट्स, नेक्स्ट आता है ऐसे आपके पास कॉन्स्टेंट, स्पेशल सिंबल्स कौन से आएंगे, देन ऑपरेटर, स्ट्रिंग्स। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आता है कीवर्ड्स।
कीवर्ड क्या रहेंगे, ये वाले पहले से ही आपके डिफाइंड है, मतलब इनके कुछ फंक्शन बने हुए हैं कि अगर हम ये एल्स यूज़ करेंगे तो ये कुछ रिजर्व्ड है, मतलब पहले से कुछ मतलब इनका सी में है। आप अपने अकॉर्डिंग इनको कहीं भी ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो, ये पहले से ही यूज्ड है सी में। अगर मैंने कहीं पे केस लिखा है तो उसका एक पहले से मतलब बता दिया गया है सी में। ऐसा नहीं है कि मेरा कहीं पे मन किया मैं केस लिख दूँ। ऐसे ही सेम अगर मैंने कहीं पे फॉर लिखा, मुझे लिखना था कहीं पे फॉर, तो ये मीनिंग इसका पहले से डिफाइंड है। ये देखिए इसमें लिख दिया ना प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी, की इन का क्या है, प्री डिफाइंड है, पहले से ही मीनिंग फिक्स्ड है अंदर। इनको आप ऐसे ही कहीं पे भी अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते हो। ये आप देख लेना, यहाँ पे 32 कीवर्ड्स आते हैं इसमें। फिर इसने दिया है नीचे कॉन्स्टेंट्स। सेकंड आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट आपके दो तरह के होते हैं, एक न्यूमेरिक एक करेक्टर। न्यूमेरिक में आएगा इंटीजर एंड रियल, करेक्टर में आएगा सिंगल करेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिक का मतलब क्या गया है, हमें पहले पता चल गया न्यूमेरिक का मतलब नंबर, एक तरह से नंबर की बात कर रहे हैं। तो या तो इंटीजर होंगे या फिर फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर का मतलब क्या होगा, जिसमें पॉइंट नहीं आता है, डेसिमल नहीं आता है। जैसे अगर मैं ये नंबर लिखूं 12, ये क्या है, एक इंटीजर है। लेकिन अगर मैं 12.1 लिखूं तो ये इंटीजर नहीं है, ये किस में आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में। ये देखिए फिर इसने आगे इसका बता भी दिया है, इंटीजर कांस्टेंट के कुछ रूल्स है डायरेक्टली। एन इंटीजर कांस्टेंट इज एन इंटीजर वैल्यूड नंबर, जिसमें सिर्फ जो डिजिट्स होंगी वो इंटीजर होंगी, मतलब 1 0 1 2 3 4 ऐसे 9 का कुछ आगे पीछे करके आप नंबर बना सकते हैं। जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूँ 1 2 9 4 9 5 6 ऐसे, तो ये सब क्या है, इंटीजर है। और सारे कैसे हैं, सीक्वेंस ऑफ डिजिट है। सीक्वेंस का मतलब एक के बाद एक है। फिर इसने आगे लिख दिया है इंटीजर कांस्टेंट का क्या है, कि ये नहीं कि आपने ये खाली पेज आप कह रहे हो ये इंटीजर है, नहीं, कुछ लिखा तो होना चाहिए। तो इसने लिखा है कम से कम एक डिजिट लिखी हो, कॉमा या फिर ब्लैंक। कॉमा इंटीजर में नहीं आएगा, खाली स्पेस होता है वो इंटीजर में नहीं आएगा। इट शुड नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट एंड एक्सपोनेंट, ना ही तो उसमें पॉइंट आना चाहिए डेसिमल का, जैसे ये नंबर हो गया ना, ये इंटीजर नहीं है। एक ई रेज टू पावर वाला भी इंटीजर नहीं है। जिसमें पॉइंट आ जाए या जिसमें ई आ जाए नंबर में, वो इंटीजर नहीं होंगे। अगर देखिए आपने एक 12 नंबर लिखा तो बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर हम समझे तो इसके आगे एक साइन होता है अपने आप ही, कौन सा बोलते हैं मैथ्स में इन जनरल, प्लस साइन। ऐसे ही इसने कहा है कि अगर एक नंबर 12 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, उसके सामने बाय डिफॉल्ट प्लस है। अब देखिए इसने बता दिया है हमें द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट कैन नॉट एक्सीड। अब कांस्टेंट हम कितना बड़ा लिख सकते हैं, तो उसकी रेंज बताई गई है हमें पहले से ही। अगर आपका कंप्यूटर 16 बिट वाला है, देखिए कंप्यूटर के अलग अलग साइजेस होते हैं, तो वो तो आप इन जनरल अगर आप देखना चाहते थे काफ़ी डेप्थ में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या फिर यहाँ पे आप कॉलेज की लैब में आके चेक करना चाहते हैं, वहाँ पे पता चल जाएगा आपको। अगर आपका 16 बिट वाला कंप्यूटर है तो वो आपको अलाउ करता है इतने से लेके इतने तक का इंटीजर, मतलब -32768 से लेके आप कहाँ तक लिख सकते हो, प्लस का 32767। कहने का मतलब क्या, जैसे अगर मैं छोटा सा नंबर ले रही हूँ, काफ़ी बड़ा है, समझाने के लिए मैं एक छोटा नंबर ले रही हूँ, -10 से 10, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इनके बीच में ये नंबर है। तो ऐसे ही इनके बीच में भी जितने नंबर्स हैं आप उतना लिख सकते हो। आगे आता है आपका डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट के लिए देखिए इसने क्या बताया, पहले है क्या, इंटीजर कांस्टेंट कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट नंबर सिस्टम। जो इंटीजर कांस्टेंट है हम उसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। वो 3 तरीके कौन से रहेंगे, वो बेस चेंज हो जाएगा। इंटीजर हो सकता है तो डेसिमल टाइप का हो, नाम है ये, डेसिमल का मतलब पॉइंट नहीं, ये नाम है, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। दूसरा ऑक्टल, तीसरा हेक्साडेसिमल। डेसिमल हम जब छोटी क्लासेस में बोलते थे, बेस क्या होता था 10, ऑक्टल का हमें पता ही है, ऑक्ट का मतलब होता है 8, हेक्सा का मतलब क्या होता है, हेक्सा डेसिमल है, ये याद रखिएगा, सिर्फ हेक्सा होता था मतलब 6, हेक्सागन मतलब 6 होता है। लेकिन हेक्सा और डेसिमल, हेक्सा का मतलब 6 और डेसिमल का मतलब 10, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा 16। तो इसने क्या कर दिया है, बेस बन जाएगा 16। अब इसको चेक करते हैं, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट का मतलब क्या है,
इसमें अ डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स टेकन फ्रॉम दिस सेट ऑफ 0 to 9। हम 0 से लेके 9 तक के किसी भी नंबर को आगे पीछे लगा के जो ये बनाएंगे नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ये वाला है, देखिए इसमें हर नंबर में क्या यूज़ हो रहा है, 0 से लेके 9 तक की ही डिजिट यूज़ हो रही है, हम इसको बोलेंगे। ऑक्टल का मतलब क्या है, हम जो यूज़ करेंगे नंबर उसके अंदर जितनी भी डिजिट्स हैं, मतलब 0 7 4 3, ये वाली 0 से लेके 7 के बीच की ही होनी चाहिए। अब 0 से काउंटिंग शुरू करो, अगर मैं 0 से काउंटिंग शुरू करूँ 7 तक जाऊँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7, काउंटिंग में कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो इसलिए इसने क्या कहा है, आप सिर्फ 0 से लेके 7 तक की डिजिट यूज़ कर सकते हो किसी भी इंटीजर को लिखने के लिए। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या आ जाएगा, अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट बिगनिंग विद ज़ीरो स्मॉल एक्स और 0 कैपिटल एक्स। हेक्साडेसिमल जब आप कोई नंबर लिखोगे तो उसकी स्टार्टिंग में हमेशा या तो 0 स्मॉल एक्स आएगा या फिर 0 कैपिटल एक्स आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये तो लिख ही दिया आपने, उसके बाद आप पीछे 0 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, पीछे 0 से लेकर 9 तक के कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, या फिर ए से लेके एफ तक का कोई भी, या तो छोटे केस में या फिर बड़े में। एग्जाम्पल देखें इसका, मुझे एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, या तो 0 स्मॉल एक्स या फिर 0 कैपिटल एक्स, ये लिखना है, ये लिख दिया। उसके बाद आप इसके पीछे या तो 0 से लेके 9 तक के नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर ए से लेके एफ तक का, स्मॉल में या फिर कैपिटल में। तो मैं लिखना चाह रही हूँ कोई नंबर मेरी मर्ज़ी से, तो मैं लिख दूँगी 5 9 1 2 ऐसे। और इसके पीछे भी मेरा लिखने के लिए ए, फिर एफ लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिख दिया। तो ये किस में काउंट होंगे, ये कैसे इंटीजर हैं, हेक्साडेसिमल है। पहचान कैसे हुई, शुरुआत में क्या होगा, 0x, चाहे स्मॉल हो x या फिर कैपिटल हो, और आपको 0 से लेके 9 तक के नंबर दिखेंगे या फिर ए से लेके एफ तक के अल्फ़ाबेट दिखेंगे। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर आप 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग करेंगे तो कितने हो गए टोटल नंबर, 0 भी काउंट होएगा ना। जैसे अभी हमने 0 से लेके 7 तक की काउंटिंग की थी, देखिए ये रहा, तो 8 हो गए थे। 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग करोगे कितने नंबर हो जाएंगे, 10। लेकिन नाम क्या है, हेक्साडेसिमल, मतलब 6 और बाकी थे, 16 था ना इसका टोटल, 16, तो यहाँ पे 10 तो कवर हो गए, तो बाकी 6 कौन देगा, हम फिर किसको उठा लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स को, ए से लेके एफ तक को, ए की नंबरिंग मतलब 10 होगी, ऐसे ये हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, इसने बताया फॉर 32 बिट ऑफ मशीन, अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है तो हमारे पास इतना हो जाएगा, मतलब हम इतने बड़े नंबर्स लिख सकते हैं, ये रेंज है हेक्साडेसिमल, इतना बड़ा नंबर हम लिख सकते हैं ऑन हेक्साडेसिमल ऑन कंप्यूटर फॉर हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। अब अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको कैसे करना है, ये आपको टेबल ऐसे मतलब बना देना है ग्राफ, ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि आपने कांस्टेंट की क्या मतलब बताए हैं। 2 होती हैं टाइप, फिर उसमें आगे फर्दर 2 और है। फिर हमने डिस्कस किया न्यूमेरिक, न्यूमेरिक का मतलब हमने क्या बताया है, इंटीजर। अभी इंटीजर भी 3 तरीके से लिखा जा सकता है, या तो डेसिमल, उसमें 0 से लेके 9 तक के कोई भी नंबर आप आगे पीछे कैसे भी यूज़ करो, प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ, आपकी मर्जी है। फिर आता है ऑक्टल, ऑक्टल ने क्या कहा, 0 से लेके 7 तक के नंबर ही यूज़ कर सकते हो आप किसी भी नंबर को लिखने के लिए। हेक्साडेसिमल की सबसे ज़्यादा या तो स्मॉल 0 स्मॉल एक्स और 0 कैपिटल एक्स होगा सबसे पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर हमें कोई नंबर दिख रहे तो कहाँ से होंगे, 0 से लेके 9 तक होंगे, और अल्फ़ाबेट ए से लेके एफ तक। अब चाहे ए से लेके एफ तक आप स्मॉल लिखें या फिर कैपिटल लिखें, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट इसने बता दिया है इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट, कि ये ठीक मतलब इंटीजर में नहीं काउंट होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसमें क्या लगा दिया 32 के बाद, कॉमा, कॉमा तो होता ही नहीं है। इसमें क्या लगा दिया, पॉइंट, पॉइंट नहीं होता है इंटीजर में। इसमें ई आ गया है, नीचे वाले में कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ एक डैश लगा दिया, कोई डिजिट तो होनी चाहिए थी कम से कम। फिर आता है रियल कांस्टेंट, अभी हमने इंटीजर कांस्टेंट की बात की, उनको छोड़ के अब जो भी मतलब जिसमें पॉइंट आ जाए या जिसमें एक्सपोनेंट ई आ जाए, वो किस में आ जाएंगे, रियल में। देखिए इसने कह दिया ना, रियल और फ्लोटिंग पॉइंट, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट इज अ बेस 10 नंबर दैट कंसिस्ट ईदर अ डेसिमल पॉइंट, जिसमें या तो पॉइंट आ जाए डेसिमल का और एक्सपोनेंट ई आ जाए, या फिर दोनों ही दिखे, आपको पॉइंट भी दिखेगा और आपको ई भी दिखेगा। तो अब इसने नीचे लिख दिया क्या होना चाहिए, इसमें भी एक रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। ऐसा नहीं कि आप खाली पेज दिखा रहे हैं मुझे, ये वाला ये स्पेस दिखाया, आपने पूछा ये कौन सा है,
ये रियल है या इंटीजर है, कुछ लिख के तो देंगे आप, तो कम से कम एक डिजिट आपको लिखनी है। दूसरा, इसके अंदर डेसिमल होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब आगे प्लस का साइन भी हो सकता है, माइनस का साइन भी हो सकता है। और अगर आगे कोई साइन नहीं लगा है तो आपका कौन सा साइन समझना है, उसको आप समझेंगे पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट आता है आपका, अगर हम ये एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट में जो आगे वाला पार्ट है, ये जो ई से पहले लिखा है, ई से पहले लिखा है, ये होता है मेंटीसा। जो ई के बाद लिखा है वो होता है एक्सपोनेंट। ई से पहले वाला मेंटीसा, ई के बाद वाला एक्सपोनेंट। नेक्स्ट इसने देखिए क्या बता दिया है अब हमें, ये इसने यही चीज़ जो मैंने अभी आपको वर्बली बताई है यही बता रहे हैं यहाँ पे भी, कि ये बहुत छोटा भी हो सकता है ई के लिए, बहुत बड़ा। हम ई यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई बहुत बड़ी डिजिट या बहुत छोटी डिजिट लिखनी है, तो 10 की पावर को हम ई में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसे देखिए नीचे करके भी दिखा दिया है। अगर मैं लिखूँ 1.2 इंटू 10⁻³ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1.2 ई रेज टू पावर, मतलब ई -3। तो 10 को हम रिप्लेस कर देते हैं ई से, एक्सपोनेंट से। अब चाहे आप कैपिटल ई लिखो या फिर स्मॉल ई लिखो, वो आपकी मर्जी है। आगे इसने लिमिट बताई है कि अगर हमारा 16 बिट की मशीन है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर्स लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब बन जाएगा, ये देखिए मैं यहाँ रफ में लिख के बता देती हूँ। 3.4 इंटू 10⁻⁻38, मतलब इतना छोटा नंबर। 10⁻⁻38 का मतलब इतनी इसके पॉइंट्स के बाद मतलब पहले लगेगी पॉइंट अगर लगाए तो। और कहाँ तक लिख सकते हैं, मैक्सिमम इज 3.4 इंटू 10⁻38, मतलब इतने से लेके इतने तक की रेंज है इसकी, इतने नंबर्स हम लिख सकते हैं 16 बिट की मशीन में। सिमिलरली 32 बिट वाले में 1.7 वाले लिख सकते हैं, ये वाला रेंज है। अब जो हमारे पास ये ई वाला पार्ट था, ये ई का पार्ट था, इससे जो पहले लिखा होगा वो क्या होता है, मेंटीसा। ई के बाद वाला क्या होता है, एक्सपोनेंट। ई के जो बाद पावर है, मतलब 10 रेज टू पावर को ही लिखते हैं ना हम, जैसे 10 रेज टू पावर -3 इसको हम लिखते थे, जैसे 1.2 10 रेज टू पावर -3 था, तो क्या लिखा था 1.2 ई -3। तो पावर में -3 भी हो सकता है, +3 भी। तो हमने यही कहा है कि ई के बाद +3 भी आ सकता है या फिर माइनस, ऐसे पॉजिटिव भी हो सकता है साइन, नेगेटिव भी हो सकता है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं लगाया तो क्या समझोगे आप, उसे पॉजिटिव समझोगे। नेक्स्ट आपने इसकी रेंज, मतलब इसने रेंज बताई है अपनी 16 बिट के कंप्यूटर पे, जो अभी अभी मैंने डिस्कस की थी। फिर इसने ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि कौन हमारे, मतलब एग्जांपल्स हैं जो रियल कांस्टेंट में नहीं आएंगे। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि कॉमा आ गया। कॉमा आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट वाला ये कौन सा हो गया, ये तो इंटीजर हो गया। इसको अगर मेरे को रियल में लेकर आना है, या तो इसमें पॉइंट होता या फिर इसमें ई होता, एक्सपोनेंट होता। इसमें आ जाए, इसमें क्या हो गया है, इसमें देखो यहाँ दिक्कत है, 13.2 दे दिया ना। ई की जो बाद लिखा होता है उसमें कभी भी पॉइंट नहीं आना चाहिए, ई के बाद वाले में पॉइंट नहीं आना चाहिए। ई के पहले वाले में पॉइंट आ सकता है, ई के बाद वाले में पॉइंट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्टर कांस्टेंट। जैसे करेक्टर हम बोल रहे हैं तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनको हम एक तरह से करेक्टर बोल देते हैं, या फिर जो हमारी डिजिट्स होती हैं, कोई कॉमा, स्पेशल सिंबल, ये सब किस में काउंट होंगे, करेक्टर में। ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, उसने स्टार्टिंग में कहा था करेक्टर। तो ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये सब किस में आती हैं, करेक्टर में आएंगी। तो देखिए इसने लिख दिया है, अ करेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फ़ाबेट, या तो एक अकेला अल्फ़ाबेट लिखा हो, या फिर सिंगल कोई डिजिट लिखी हो, 0 से लेके 9 तक का कोई भी नंबर, या फिर सिंगल स्पेशल सिंबल। जैसे ये वाले क्या है, स्पेशल सिंबल्स है। किसके अंदर लिखे होंगे, इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन मार्क या फिर इन्वर्टेड कॉमा। आपके जो ये हमारे कॉमाज होते हैं इन्वर्टेड, इसके अंदर लिखा होना चाहिए। जैसे इस साइड पे ऐसे लिखा हो और इस साइड पे ऐसे, इसके बीच में हो या तो कोई डिजिट लिखी हो, या फिर कोई अल्फ़ाबेट हो, या फिर कोई अकेला स्पेशल सिंबल हो, तो हम उसको क्या कह देंगे, ये क्या है, करेक्टर कांस्टेंट है। करेक्टर कांस्टेंट हैव इंटीजर वैल्यू दैट आर मशीन डिपेंडेंट। अब आपने तो ए लिखा है, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर ए नहीं जाएगा, इसकी कोई मशीन हमारी वैल्यू जाएगी जो मशीन लैंग्वेज में होती है, और वो डिपेंड किस पे करेगी, आपके कंप्यूटर पे करेगी कि उसकी क्या वैल्यू है कंप्यूटर के अंदर। डिफरेंट हमारे कंप्यूटर्स की डिफरेंट मशीन्स होती हैं, तो डिफरेंट मशीन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। अ स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कंसेक्टिव करेक्टर।
स्ट्रिंग का मतलब क्या हो जाता है, जो हम ये लिखते हैं ना वर्ड अपनी बुक्स में भी, ये एक स्ट्रिंग है। इसमें क्या होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या आ जाएगा, या तो आपके अल्फ़ाबेट रहेगा एक के बाद एक, या फिर उसमें कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएगा डिजिट के साथ, स्पेशल सिंबल के साथ, या फिर उसमें स्पेस भी काउंट होएगा। स्ट्रिंग में क्या क्या काउंट होगा, आप डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे, सबसे पहले ये ध्यान रखें। ऊपर जो करेक्टर था उसमें तो सिंगल था ऐसे वाला, ये किस में था, करेक्टर में। अब हम स्ट्रिंग की बात करें तो डबल कोटेशन मार्क ये वाला एंड देन ये वाला, इसके बीच में आपको लिखना है। इसके बीच में आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन किस किस का, अल्फ़ाबेट हो, कोई स्पेशल सिंबल हो, या फिर आपकी डिजिट्स हो। वाइट स्पेस मतलब बीच में स्पेस भी आपका काउंट हो जाएगा, या फिर आप एक अकेला लिखोगे वो भी क्या काउंट होगा, अब आपका स्ट्रिंग होगा। कैसे डिफरेंस आएगा, आपकी इन कोटेशन से पता चलेगा। आपने ऊपर 2 कॉमा लगाए हैं तो स्ट्रिंग, एक लगाया है तो कैरेक्टर। इसमें नीचे यही बताया है इसने अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, कि अगर मैं डबल कोटेशन मार्क ए लिखूंगी तो ये स्ट्रिंग है, सिंगल कोटेशन मार्क ए लिखूंगी तो वो क्या बन जाएगा, कैरेक्टर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका एस्केप सीक्वेंसेस। ये हम देखते हैं आगे इसने क्या बताया है। जब हम अपनी सी लैंग्वेज लिखेंगे, जब हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करेंगे, तो अगर सपोज कर ले मैंने कहीं पे \n लिख दिया है, मैंने कुछ टाइप कर रही थी मैंने उस लाइन में \n लिखा है, तो इसका मतलब इसके आगे की जो भी लाइन है वो कंप्यूटर कहाँ प्रिंट करेगा, नेक्स्ट पेज पे प्रिंट करेगा, सॉरी नेक्स्ट लाइन में, न्यू लाइन करेक्टर बोलते हैं इसको। ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। अगर ऐसे ही कहीं पे आपका \t है तो वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल टैब मतलब 7 का गैप दे देगा। जैसे यहाँ लिखा है इसने, फिर 7 आपको स्पेस दिखेंगे, मतलब ऐसे आपको खाली जगह दिखेगी, और फिर आपका उसके आगे लिखना शुरू करेगा। तो इसमें अलग अलग बता दिए हैं, ये आप चेक करें। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर आर यूज्ड फॉर नेमिंग प्रोग्राम एलिमेंट्स, जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन। आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपको देते हैं कॉलेज वाले, क्या, आपकी लाइब्रेरी कार्ड। आपके एग्जाम में क्या होता है, आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका एडमिट कार्ड, मतलब आपका पहचान क्या है। तो ऐसे ही सी के अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, तो उनकी पहचान क्या है, जैसे कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ फंक्शन होंगे। और ये होते किससे हैं, कौन बनाता है इनको, यूज़र बनाता है। इनको बनाएगा कौन, यूज़र। यूज़र का मतलब जो कंप्यूटर पे बैठ के लिख रहा है, मतलब अगर आप कंप्यूटर पे बैठे फिलहाल तो आप क्या हैं, यूज़र हैं। सबसे पहले आता है वेरिएबल। जैसे इसका नाम बताता है, वेरिएबल, वेरी कर रहा है, जिसकी वैल्यू बदलती रहे। अगर आप बैठे हैं, आपने कुछ एक्स लिखा, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, a+b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला तो सब नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन इस फॉर्मूला के आंसर अलग अलग आते हैं। कब, जब हम अलग अलग वैल्यू ले लें। अगर a की वैल्यू हम कुछ ले लें, b की ले लें, तो आंसर कुछ अलग आएगा। मैं अगर वैल्यू 1 लूँ तो कुछ और आंसर आएगा। वैल्यू अगर मैंने दोनों की, इसकी 2 ले ली है, बी की 9 ले ली है, तो आंसर अलग आएगा। तो ये क्या है, वेरिएबल है। ए एंड बी जो वैल्यू बदल रहे हैं वो क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स जो होते हैं उसका देखिए हम क्या यूज़ करेंगे। वेरिएबल का इसने रूल बताया है, ये मेन आपको कोडिंग के लिए याद रखना है। सबसे पहले इसने कहा क्या है, वेरिएबल जब भी आप बनाएं, मतलब किसी को अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं तो उसकी शुरुआत अल्फ़ाबेट से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आगे 1 या 2 ऐसे 9 लिख रहे हैं, या फिर आप ये यूज़ कर रहे हैं अंडरस्कोर, नहीं। सबसे पहला वर्ड जो मतलब उसमें लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। मुझे एक वेरिएबल बनाना है तो मैंने क्या किया है, मैंने ये बना लिया है बी, फिर मैं आगे 9 लिख लूँ, 3 लिखूँ, 2 लिखूँ, 5 लिखूँ, ये लगाऊँ अंडरस्कोर, वो मेरी मर्जी है। लेकिन जो फर्स्ट होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। इसने अल्फ़ाबेट का बता दिया। नेक्स्ट इसने क्या बताया है कि जो आप डिजिट्स यूज़ करेंगे वो कौन सी होनी चाहिए, 0 से लेके 9 तक की। उसके बाद आपके ब्लैंक, पीरियड साइन, देन सेमीकोलन, ये सब अलाउड नहीं है। ये सब आपको अगर देखने हैं तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे है, कॉलन यूज़ नहीं कर सकते, सेमी कॉलन, पीरियड साइन यूज़ नहीं कर सकते। ये सब आपके रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक वेरिएबल का नाम बनाते वक्त इनको यूज़ नहीं करेंगे। फिर आपका ब्लैंक स्पेस, मतलब आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, ये भी है। कंपाइलर रिगार्ड्स अपर केस एंड लोअर केस एज डिफरेंट। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये लिखिए स्पेलिंग, फिर मैंने एक ये बना दिया है, एक मैंने ये बनाया है, ये तीनों ही कंप्यूटर के लिए क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। क्यों,
क्योंकि इसमें v छोटा है, इसमें v बड़ा है, इसमें r बड़ा है, तो ये 3 अलग अलग वेरिएबल है। नेक्स्ट ऐसे ही इसने दिया है कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। कीवर्ड कौन से थे जो मैंने आपको अभी ये दिखाए थे कि आप इनको अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते, आप किसी वेरिएबल का नाम अपने मर्जी से इंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि इसका पहले से ही सी में कुछ और मीनिंग रखा हुआ है पहले। तो अगर आप ऐसे इनको छोड़ के, मतलब 32 कीवर्ड्स को छोड़ के आप अपनी मर्जी से बाकी नाम बना सकते हैं। फिर इसने दिया है हमें ऑन मोस्ट कंप्यूटर ओनली द फर्स्ट 7 और 8 कैरेक्टर आर यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। अब आपने इतना बड़ा नाम रख दिया है, सपोज करें आपने नाम रख दिया किसी का ABCDEFGHIJKL, ऐसे बहुत बड़ा नाम कर दिया है, तो कंप्यूटर क्या करेगा इन जनरल। फिर इसने देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हमें वेरिएबल नेम के, ये अलग अलग है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसने बताया है कुछ हमें जो वेरिएबल नेम गलत है। फर्स्ट में क्या गलती है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एक अल्फ़ाबेट से होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे डिजिट है। दूसरे में क्या हुआ है, वाइट स्पेस करेक्टर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में इसने स्पेस दे दिया है पेपर एंड 3 में, तो ये साथ में जुड़ा होना चाहिए। अगर आपको इसको जोड़ना ही है, मतलब एक दिखाना है, तो आप अंडरस्कोर लगा लें, मतलब ऐसे लिख लें आप, लाइक पेपर अंडरस्कोर 3। फिर उसके बाद वाले में इसने क्या यूज़ कर दिया है, ये स्पेशल सिंबल, ये नहीं आना चाहिए। और ये वाला तो क्या है, एक पहले से कीवर्ड है, आप चेक करें उसमें, ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है, और आपकी अब 14th की हॉलीडे है, तो इसलिए आप इस चैप्टर को इन 2 दिन में कवर कर लें।